गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था, एक पहले पढ़ा था कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था कि कैसे मोलैरिटी निकालते हैं, फिर मोलैलिटी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए देखो, सबसे पहले नॉर्मेलिटी क्या होती है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी भी आपको आनी चाहिए। नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं, देखो नॉर्मेलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे मोल्स नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। क्या आता है, पर लीटर सॉल्यूशन। या यहाँ पे लिख सकते हो डिजॉल्व लिख सकते हो अगर आप चाहो। तो सीधी सी बात वही है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन या पर लीटर सॉल्यूशन, दोनों डेफिनेशन एक सी है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिजॉल्व करते हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला इसका होता है इधर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी, एक मिनट ये वाला चल नहीं रहा है तो ये वाला चलाते हैं। देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसमें, लीटर में। ये होता है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होता है नॉर्मेलिटी। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको ऐसे लिखेंगे, नॉर्मेलिटी को हम एन से डिनोट करते हैं बेटा, किससे, एन से डिनोट करते हैं। इसे करेंगे एन इक्विवेलेंट अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर में ले लेंगे। अगर ग्राम में दे रखा है तो एन इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, चलो यहाँ पे वॉल्यूम ml में कर दो, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करें। ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, मोल्स तो निकालना हमने सीख लिए थे, मगर ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा था, सिमिलरली हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने, क्या निकालने, ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका होता है बेटा, देखो जैसे वहाँ पे क्या था, मोल्स निकालने में हमने क्या था, मास अपॉन मोलर मास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा मास या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कौन सा, इक्विवेलेंट वेट। अब तुम्हारे इक्विवेलेंट वेट, अब सबसे ज़्यादा यहाँ से एन इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। अब तुम सोचते होगे ये इक्विवेलेंट मुसीबत क्या आ गई, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब देखो ये कितना इजी है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट हमारा होता है बेटा मोलर मास, क्या होता है बेटा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब तुम कहते होगे ये क्या आ गया, एन फैक्टर। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, अब एन फैक्टर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एसिड के लिए नंबर ऑफ एच आयंस जितने दे, नंबर ऑफ एच आयंस जितने वो एसिड दे सकता है उसे हम कहते हैं एन फैक्टर्स। जैसे HCl है बेटा, HCl है तो एक H देता है ना बेटा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1, समझ गए। जैसे H2SO4 है बेटा, H2SO4 है तो इसके 2 H देता है, तो इसके एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। सिमिलरली अपना बेस होता है, ये आपने लिख लिया होगा कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। वहीं इसका फॉर्मूला ये हो गया, ये इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम लीटर में आ गया, ये ml में आ गया। अब यहाँ पर आपको यही चीज़ आती होगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब तुम कहोगे एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर होता है, देखो एन फैक्टर हम डिनोट करते हैं, जैसे कोई एसिड है वो कितने H+ आयंस दे रहा है। तो जैसे HCl है बेटा,
एक HN देता है, HNO3 है तो एक H देता है तो उसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर H2SO4 है, H2SO4 कितने देता है बेटा 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसको मैं रफ करता हूँ, देखो इसको मिटा देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या होगा देखो NaOH है बेटा, क्या NaOH। तो बेस के लिए जितनी उसकी एसिडिटी होती है तो Na प्लस और एक OH देता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एन फैक्टर निकालते हैं। जैसे कोई मेटल है, मेटल में कैसे निकालोगे, जैसे ये देखो सोडियम है तो Na प्लस तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर एन फैक्टर 1 हो जाता है मेटल के लिए। जैसे Mg होता है, Mg कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, Mg2 पॉजिटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, एन फैक्टर हो जाएगा अपना 2। तो इस तरीके से हम एन फैक्टर निकालते हैं, समझ आया। जैसे एल्युमिनियम हो गया, और ले लो कोई दिक्कत थोड़ी है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम एन फैक्टर निकालते हैं। एन फैक्टर को और अच्छे से तुम पढ़ोगे जब मैं आपको रिडॉक्स पढ़ाऊंगा। रिडॉक्स में हर तरीके से आपको एन फैक्टर निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी को आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं। अब ये मैं मिटा देता, अब आपको समझ आ गया होगा कैसे एन फैक्टर निकालना है और कैसे एन फैक्टर से क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। इस इक्विवेलेंट वेट को यूज़ करना है अपना को ग्राम इक्विवेलेंट्स में, और ग्राम इक्विवेलेंट्स को यूज़ करना है अपना नॉर्मेलिटी में। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी आपने, एक रिलेशन आता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। देखो यहाँ एक रिलेशन बनेगा, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ठीक है बेटा। अब देखो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में आपको मोलैरिटी पता है, नॉर्मेलिटी निकलवा लेगा, वो बहुत ईजी है। देखो कितना ईजी है, देखो नॉर्मेलिटी होती है आपकी, नॉर्मेलिटी होती है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें लीटर में लेते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं लिखूंगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही तो लिखते हैं हम। तो हम इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा, इन लीटर में लिख लिया। देखो ये रिलेशन कितना इजी आता है। अब यहाँ पर देखा, अभी आपने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो देखो बेटा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट ऐसे ही रहने दिया, इक्विवेलेंट वेट को मैंने उससे चेंज किया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर था, तो बेटा एन फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया एन फैक्टर। ठीक है बेटा, अब देखो और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, तो हमने ऐसे ही रह दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें लीटर में ही लेते हैं, उसमें कोई देखो। अब ये बताओ, ये नॉर्मेलिटी चल रहा था, नॉर्मेलिटी इज। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या बन गया, ये परसों पढ़ा था ना हमने पिछले लेक्चर में कि वेट मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल्स होते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, इनटू एन फैक्टर लिख सकता हूँ बेटा, हाँ या ना, आ गया, इतनी बात समझ आई। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये अपना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या मोलैरिटी होती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो कितना इजी हो गया अपना को, आपको इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ये दोबारा से फॉर्मूला लिख रहा हूँ और मैं अभी दोबारा से आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक बार और समझ लेंगे, यहाँ से बहुत इजीली फॉर्मूला आता है और ये नीट में बार बार पूछा गया है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन। एक बार नहीं काफ़ी बार पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, मेंस में। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होगा फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये आपको याद रखना है। अब जैसे मान लो किसी भी, अब इस पे क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन कितना अच्छा बनता है। सपोज करो क्वेश्चन अपना को दे दिया है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे दिया है अपना को, कोई 2 मोलर H2SO4 है, क्या है H2SO4 है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है बेटा। तो क्या करोगे, H2SO4 का कितना होता है, 2 होता है एन फैक्टर, तो आप करोगे 2 इंटू मोलैरिटी, ये आ गया, तो ये आ गया आपका 4 नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे करके निकालते हैं, आपको क्या दे रखा हो, ये नॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ऐसे। तो ये रिलेशन फिर से आप देख लें, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट अपॉन सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब ये देखो मास अपॉन मोलर मास क्या बन गया बेटा, मोल्स बन गए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम मोलैरिटी बन गई, और एन फैक्टर ये रहा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर का ये रिलेशन आता है, ठीक है। तो ये अपना ना, जैसे किसी की मोलैरिटी दे रखी है, उससे आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा नॉर्मेलिटी निकालने का। अब देखो इस पे भी आता है, ये मिटा देता हूँ मैं। अभी देखो इस पे, इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, और ये क्या टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है या नहीं है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, देखो इधर देखो बेटा, देखो नॉर्मेलिटी में क्या आ रहा है, एन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, लीटर में आ रहा है। अगर ml में दे रखा होगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, तो नॉर्मेलिटी जो है हमारी, नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट क्या होगी, ये होगा एन इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का लीटर आता है, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ये यूनिट हो जाती है, ये हो जाता है, ठीक है। एक तो ये आपने पढ़ लिया नॉर्मेलिटी। यहाँ पर से अब मैं एक क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं ये लिख लिया होगा आपने, तो देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्योंकि जितना क्वेश्चंस करेंगे आप उतना ही अच्छे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, वरना आप थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए आपका कभी कुछ नहीं हो सकता। मगर आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रहता है, चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे मान लेते हैं कोई है, जैसे देख लेते हैं, क्या ले लेते हैं, चलो NaOH ले लिया हमने, NaOH मान लो, NaOH है, ठीक है। NaOH को मान लो 4 ग्राम NaOH लिया, ठीक है, और इसको हमने डिज़ोल्व कर दिया 500 ml वाटर में, ठीक है, H2 में, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको 500 ml में डिज़ोल्व कर दिया, तो अपना को क्या करना है, यहाँ से देखो ये बीकर हो गया, इसमें सॉल्यूशन का 500 है, ठीक है, यहाँ पे कितने ग्राम डाला है, 4 ग्राम डाला है, सीधी सी बात है। अब देखो अपना यहाँ से इसको 2 तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है, इक्विवेलेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हुआ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बेटा इसका मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40, कल भी अपना ने देखा 23, 16 + 1 40। अब इसका एन फैक्टर कितना होता है, ये देखो 40 अपॉन 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 40 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखो ये आ गया 40। अब वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, 500। अब ml में दे रखा, तो यहाँ पे आपको 1000 करना पड़ेगा, तो ये 2 टाइम्स कटेगा बेटा, ये 1/10, तो ये आ जाएगा 0.2 आ रहा, 5 दूनी 10, 2 टाइम्स आ जाएगा, ये 0.2 आ रहा, ये
0.2 नॉर्मल आ रहा, और आपको पता है इसका n फैक्टर 1 होता है तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी इनकी सेम आती है। अगर हम इसकी जगह H2SO4 ले लेते तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करता, n फैक्टर 2 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा नॉर्मलिटी का। अब यहाँ से एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम, मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, मोल फ्रैक्शंस को आपको ज़रूरत पड़ती है बार बार जब पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, कभी भी किसी चीज़ का जब पार्शियल प्रेशर निकालते हैं या सॉल्यूशन के बारे में निकालते हैं, तो हम क्या कैसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन। एक टॉप ये छोटा सा वो है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शंस जेई वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा दिक्कत होती है नीट वालों को। उनके सामने क्या दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन आती है तो नीट वाले थोड़ा सा परेशान रहते हैं, मगर उन्हें हल्की सी अगर प्रैक्टिस कर लें कैलकुलेशंस की तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अगर मान लो कोई कंटेनर है, इसमें ए है उसके मोल्स दे रखे हैं 2, बी है उसके मोल्स दे रखे हैं 2, और सी है उसके मोल्स दे रखे हैं मान लेते हैं 4, 6 दे देते हैं। ठीक है, इजी पड़ेगा अपना को। तो 3 सब्सटेंस हैं इसमें ए बी सी, ए के मोल्स 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके। तो मोल फ्रैक्शंस का वो फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शंस को लिखते हैं काई से। अब जिसके निकालने हैं उसको लिखते हैं यहाँ सब्सक्रिप्ट में, जैसे ए के निकालने हैं, किसी भी सब्सटेंस है ए, तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। ठीक है, तो देखो टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए कितने हो गए 2, और टोटल मोल्स कितने हुए 6 4 10, ये आ गया मोल फ्रैक्शन का ये। सिमिलरली हमें अगर बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो ये हो जाएगा अपना मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स। अब देखो मोल्स ऑफ बी कितने हैं बेटा, मोल्स ऑफ बी कितने हैं 2 अपॉन 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 0.2, ऐसे काई भी। और हमेशा याद रखना काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, इसके लिए काई ए काई बी जितने भी सब्सटेंस है उनका मोल फ्रैक्शंस आप अगर ऐड करेंगे तो उसका ओवरऑल टर्म्स 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो मोल फ्रैक्शन किसी का एक पार्ट है, तो जैसे मान लो एक आपके पास एप्पल है, उसके आपने 4 पीस कर दिए तो 1/4 गया, मगर जब सबको मिक्स कर दोगे तो ओवरऑल 1 ही बनेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि सारे मोल फ्रैक्शंस का जब एडिशंस करोगे किसी भी सैंपल में तो अपना कितना आ जाएगा 1 आ जाता है टोटल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको ये वीडियोस ज़्यादा से लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें, क्योंकि उनका बेनिफिट्स होगा, इसलिए थैंक यू।